हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेश गुज्जर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुज्जर कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। वैसे ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कम्प्लीटली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप हमेशा दैनिक जीवन में उपयोग में लेते ही रहते हो। जैसे सोना, चांदी, अपना लोहा हो गया, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो ये फ़ोटो बने हुए हैं इसमें देख लो, ये एल्यूमिनियम ऐसा होता है। ठीक है, ये आयरन है, ये कैल्शियम, ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये गोल्ड है। ठीक है, सोना, और ये प्लेटिनम है। ठीक है, तो आप इसके बारे में सब डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला पॉइंट है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है, वो है तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब तत्वों को है जो है उनके गुणधर्मों के आधार पर, मतलब उनके गुणों के आधार पर जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला धातु और अधातु। हमारे पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक होता है धातु, एक अधातु। तो देखते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म हैं, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे आता है धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन हो गया, अपना लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर। ये सब जो है धातु के उदाहरण हैं। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं, उनमें आता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कंप्लीटली जानेंगे कि धातु क्या होगा, अधातु क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब आता है भौतिक गुणधर्म की बात कि भाई क्या क्या गुण होने चाहिए। धातु होने के लिए क्या गुण होने चाहिए, अधातु होने के लिए क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए धात्विक चमक। ठीक है, तो धात्विक चमक क्या होती है, तो जो है ये किसी भी मतलब तत्व की जो है, यदि सतह जो होती है वो चमकेगी तो उसे धात्विक चमक बोलते हैं। तो धात्विक चमक, धातु की सतह हमेशा चमकदार होती है। ठीक है ना, एकदम ब्राइटनेस होती है उसमें, एकदम चमकदार होती है। ठीक है, और अधातु जो है चमकीली नहीं होती है, उनमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। आपको इसमें जितने भी अपवाद आते हैं ना, वो उनको ध्यान से लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि हमेशा जो है अपवाद ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपको पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो आपको लिखना आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। ठीक है, और दूसरा गुण है इनका कठोरता। धातुएं सामान्यतः जो है कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एकदम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। आप देख लो कितनी नालायक धातुएं, कुछ दो तीन, जैसे हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्हें जो है हम चाकू से भी काट सकते हैं। क्या आप लोहे को चाकू से काट सकते हो, सोने को चाकू से काट सकते हो? नहीं, हम धातु को चाकू से नहीं काट सकते, वो बहुत ही मुश्किल से टूटती है। लेकिन कुछ दो तीन नालायक धातु है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनमें आती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना, इन तीनों धातुओं का नाम आप याद रखोगे कि ये धातु होते होते हुए भी इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी नालायक धातु है। ठीक है, और अधातु में जो है कठोरता, तो ये कठोर नहीं होती है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का कौन सा अपरूप हीरा, हीरा जो है अधातु होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। और आपको बता दूं कि प्रकृति में जितने भी धातुएं, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ना, उनमें सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है, हीरा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये बात। बहुत ही हीरा मतलब बहुत ही अच्छे गुणों वाला, वो अधातु होते हुए भी उसमें धातु से भी अच्छे गुण है ना, तो इसलिए हीरे को जो है बहुत ही महंगा तत्व माना गया है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। हमेशा धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस ही होती है। आप सोने को देख लो, चांदी को देख लो या प्लेटिनम को देख लो, ये सभी हमेशा जो है कठोर रूप में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक नालायक धातु है, वो कौन सी है? मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसके? कमरे के ताप पर। बहुत ही नालायक और बेशरम धातु कौन सी है? मरकरी, जो कि जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और अधातु का क्या गुण है? तो अधातु एक ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। जो भी अधातु होंगी
वो जो है कमरे के ताप पर ठोस रूप में भी पाई जा सकती है या गैसीय रूप में भी पाई जा सकती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। इसमें भी एक नालायक धातु है, वो है अधातु है, वो है ब्रोमीन, जो कि जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अगला गुण आता है आघातवर्धीयता। ये इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान से याद कर लेनी है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कुछ धातुओं को जो है हम पीट कर जो है पतली चादर बना देते हैं। इस गुण को हम आघातवर्धीयता कहते हैं। ठीक है। तो धातु में आघातवर्धीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है। अगला अधातुओं का जो है अधातु आघातवर्धीय नहीं होती। मतलब जो है अधातुओं को जो है हम पीट कर है इनकी पतली चादर नहीं बना सकते। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला गुणधर्म इसका कौन सा है। तो अगला गुणधर्म आता है तन्यता। तन्यता क्या होती है? तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है। मतलब धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं, सोने के 1 ग्राम को जो है हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना मतलब सोने में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है। अब अधातुएं जो है तन्य नहीं होती है, मतलब अधातु खींचकर इनके तार नहीं बना सकते हम। ठीक है। क्योंकि अधातुएं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है यदि हम गर्म करेंगे उन्हें तो वो टूट जाती है। ठीक है ना। तो उनमें तन्यता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता। अगला हमारा गुणधर्म आता है विद्युत व ऊष्मा के चालक। मतलब धातुएं विद्युत का चालन करती है या नहीं, वो देखते हैं हम इसमें। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा का चालन करती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है ना। मतलब धातुएं विद्युत का चालन करती है। अपने चांदी में करंट आता है, तांबे में करंट आता है, हमारे बिजली के तार तांबे के ही बने होते हैं तो उसमें करंट आता है, वो धातु का है। ठीक है। और अपने लोहे में भी करंट आता है। ठीक है। तो एक कुछ नालायक धातु इसमें भी है, जैसे शीशा हो गया, मरकरी हो गई। ये क्या है? कुचालक है। धातु होते हुए भी इन धातु के नाम पर कलंक है। ये धातुएं कौन सी? शीशा और मरकरी। धातु होते हुए भी इनमें करंट नहीं आता, तो फिर ये धातुएं किस काम की? लेकिन आप इस बात पर थोड़ा ध्यान फरमाना कि इनका भी बहुत कुछ काम है प्रकृति में। ठीक है ना। बिना काम की कोई धातु नहीं है। अगला हमारा अधातु का पॉइंट आता है। तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। मतलब लगभग अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो उनमें जो है विद्युत का चालन नहीं होता। तो ग्रेफाइट एक ऐसी बहादुर धातु है जो विद्युत का चालन कर लेती है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल है, आप कभी बोर्ड में डालकर इसको चेक मत करना यार, क्योंकि उसमें करंट जरूर आएगा, क्योंकि वो एक बहादुर धातु है। क्योंकि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन कर देती हैं। ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है किसका? धातुओं का। ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत ही नालायक धातु है सोडियम और पोटेशियम जो है, इनमें गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है। और सामान्यतः अधातु का गलनांक घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। अधातुएं बेचारी गलनांक कम होता है उनका, आसानी से यदि हम उन्हें गर्म करें तो आसानी से पिघल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अगले पॉइंट को टच करते हैं, वो है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है ना। ध्वनिक का मतलब ध्वनि उत्पन्न करना। तो धातुएं जो होती है कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है। मतलब यदि धातु को आप किसी कठोर सतह से टकराओगे तो वो है जो क्या करेगी, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करेगी और अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सीधी सी बात है, यदि आप कोयले को जो है दीवार पे मारोगे तो वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि वो अधातु है और उसमें यह ध्वनिकता का गुण बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है ऑक्साइड। तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। अधिकतर जो धातु होगी वो तो बनाएगी क्षारकीय ऑक्साइड, और जो अधातु होगी वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब साला हमने भौतिक गुणधर्म देख लिए धातुओं के, अब रासायनिक रूप से वो कैसे अभिक्रिया करती है, वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब कोई भी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना जो है धातु ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। तो धातु और ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाएगी, सीधी सी बात है। मतलब कोई भी कॉपर है तो कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, जिसका रंग कैसा होता है, काला। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, मतलब अलग अलग धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ जो है अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक है, सभी एक प्रकार से अभिक्रिया नहीं दर्शाती। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या है, सोडियम और पोटेशियम। चलिए वापस नालायक धातुएं आई है, वापस बहुत आ रही है बार बार ये। तो सोडियम, आप इनको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि नालायक धातुएं ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा करती है। तो सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। साला बेशर्मी की भी हद होती है यार, ये जो है वायु में भी आग पकड़ लेती है यार सोडियम और पोटेशियम। यदि आप सोडियम को हवा में रख दिया तो साला तुरंत आग जल जाएगी, आपको जो है माचिस की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल, जब भी आप सोडियम को घर में लाओ तो एक केरोसिन के तेल में इसको डुबो के रख देना, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ये बहुत ही ज़्यादा नालायक धातु है। ठीक है, हर किसी को मुँह लगाती है ये, ऑक्सीजन को भी मुँह लगाएगी, सभी को मुँह लगा के जो है ये क्रिया करती है। तो ध्यान रखना है इस धातु का थोड़ा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और हम अगली और धातु को एकदम रोमांचक तरीके से जो पढ़ने का मजा लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये थोड़ी धीरे वाली धातु हैं। ये धातुएं वायु के साथ बहुत ही धीरे अभिक्रिया करती है। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या हो जाता है, ये वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करके जो है वायु की जो धातु पर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखें। तो Fe मतलब आयरन, लोहा। Fe किसका प्रतीक है, लोहे का। तो लोहा गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। यदि आप लोहे को गर्म करोगे तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगता है। यदि आप आग लगाओ, उसमें सोने को रखो तो वो नहीं जलेगा, लेकिन थोड़ा सा लोह चूर्ण उसमें डाल दो तो वो तेजी से जलने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कॉपर भी, कॉपर मतलब क्या होता है, किसका प्रतीक होता है कॉपर, तांबे का। जैसे हमारे जो भी तांबा हमारे बिजली के तार वगैरह बने होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। ठीक है, आपको बता दूं तांबा जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और ये जो है प्रज्वलित नहीं होता, इसको भी हम नहीं जला सकते, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की, काले रंग की जो है कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है Ag मतलब अपना चांदी, मालामाल विकली, चांदी, सोना। ठीक है, Au किसका प्रतीक है, सोने का। तो चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही हमारी हाई लेवल की धातु है। ये भैया हर किसी को मुंह नहीं लगाने वाली है, ऑक्सीजन वगैरह को ये मुंह ही नहीं लगाती, उनसे बात तक नहीं करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हमारा सोना सबसे हाई क्लास होता है, सबसे महंगा होता है। ऐसी धातुएं जो हर किसी को जो है मुंह नहीं लगाती वो बहुत ही महंगी होती है, और हमारी नालायक धातुएं सोडियम और पोटेशियम हर किसी को मुंह लगाती है, ऑक्सीजन से आग पकड़ लेती है, तो वो बहुत ही सस्ती धातु है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट टच करें। अब आता है अगला पॉइंट, उभयधर्मी
ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, ध्यान रखना, एक बात बता दे रहा हूँ, किसको बताना मत। धातु ऑक्साइड होती है मतलब धातु के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम उसे प्यार से क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड, प्यार से हम उसे नाम दे देंगे। ठीक है, एक बार वापस दोहराऊंगा, धातु के साथ ऑक्सीजन यदि चिपक जाए, जुड़ जाए, तो हम उसे प्यार से क्या नाम दे देंगे? धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, तो इस अभिक्रिया को या इसको जो है हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आगे के और पॉइंट समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के? तो Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, लवण बना प्लस जल भी बना ना उभयधर्मी ऑक्साइड में। ठीक है ना, इसका मतलब हमारी बात सही है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Al2O3 जो है NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है दोस्तों? तो सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है NaAlO2। ठीक है, याद रखनी है आपको बात, प्लस जल भी बाहर निकला है इसमें से। ठीक है, अब अगला पॉइंट टच करते हैं, तो वो क्या है कि धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। साला हमने देखा वायु के साथ धातुएं अच्छी तरह से अभिक्रिया करती है, लेकिन जो है अब देखेंगे हम कि जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। ठीक है, तो आपको बता दूं धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड ही बनाती है दोस्तों। इसमें भी रोमांचक बात है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी, प्लस गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी दोस्तों। अब अगला पॉइंट क्या है? तो धातु ऑक्साइड, अब धातु ऑक्साइड धातु को जल से अभिक्रिया कराई धातु ऑक्साइड बनाता है ना, तो उस धातु ऑक्साइड को हम वापस लेते हैं और धातु ऑक्साइड की क्रिया वापस हम जल से कराते हैं। साला हम देखते हैं होता क्या है। केमिस्ट्री यही तो है दोस्तों, हम उसके साथ खेल करते हैं, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हर बार हमें जो है एक नया प्रोडक्ट मिलता है, नया। ठीक है, तो देखते हैं अगली बार क्या होता है। तो धातु ऑक्साइड को हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो साला धातु हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? धातु के साथ OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखें। अब आता है साला होता क्या है, हमने पूरे फंडे को जो है एक छोटी सी सारणी बनाकर, ये छोटा सा एक डायग्राम बनाकर जो है आपको सामने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो बताते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसी धातुएं हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये साली ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। करेगी दोस्तों, सीधी सी बात है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वायु के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो साला पानी तो हमारा बहुत ही महंगा तत्व है, महंगा है यार, तो पानी के साथ तो अभिक्रिया करनी है इसको। ठीक है ना, तो सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है दोस्तों गर्म के जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ठंडे वंडे जल के साथ अभिक्रिया ना करे, ये तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। क्या करते हैं? जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं? जल पर तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जो इसमें जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो जो है तैरने लग जाती है, किस पर? पानी की सतह पर। इसलिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरते हैं। ठीक है ना। अब आता है Pb मतलब लेड, कॉपर, अपना सोना, अपना चांदी जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये हमारे बहुत ही महंगे तत्व हैं, ये बादशाह हैं ज्ञानों के, इसलिए जो है हर किसी को मुंह नहीं लगाते। इन्होंने वायु को मुंह नहीं लगाया, अब ये जल को भी मुंह नहीं लगा रहे दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये महंगे क्यों हैं। ठीक है, इनमें गुण है यार महंगाई के, ये इनमें गुण है तो ये महंगे हो गए, सीधी सी बात है। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी नालायक धातु है, उनमें गुण नहीं है तो वो महंगी भी नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों हाई क्लास लोगों की यही होती है यार, केवल भाप के साथ क्रियाशीलता। कौन कौन करता है? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है केवल भाप के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप सभी की समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसके उदाहरण बताते हैं। ये जो भी फंडा हुआ पिछले जो है डायग्राम में, उसमें उसको जो हम समीकरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सोडियम को जो हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और ऊष्मा भी निकली। ठीक है, कैल्शियम को हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हुई। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई तो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बना और हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हुई। ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा साला, हमने जब भी जल के साथ किसी धातु को अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन तो गैस मुक्त होती ही होती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एल्यूमिनियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, अब आता है आयरन को हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमने धातु की वायु के साथ अभिक्रिया देखी दोस्तों, जल के साथ भी हमने अभिक्रिया करवा ली इसकी। अब हम अभिक्रिया करवाएंगे इसकी किसके साथ? तनु अम्ल के साथ। ठीक है, और हमने पिछले अध्याय में एक बात पता करी थी कि तनु अम्ल होता क्या है दोस्तों, तो आप सुन लीजिए वापस, किसी को बताइएगा मत, अंदर की बात है ये। तो तनु अम्ल वे अम्ल होंगे जिनमें अम्ल की मात्रा तो होगी कम और जल की मात्रा होगी ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। और इन्हें हम सामान्य भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे अम्ल जो थोड़े पतले होंगे, क्या होंगे? पतले। ठीक है ना, तो तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके तनु अम्ल जो है लवण बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस ये भी मुक्त करता है। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त बात निकल के आई है कि जो है ना तनु अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करता ही है, प्लस साथ में क्या बनता है? लवण। ठीक है ना, लवण क्या होगा ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, यदि आप जानते हो लवण क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे होशियार हो चुके हैं, हमारे भारत के भविष्य कितने होनहार हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ओके, फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ। तो अब जो है आयरन जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके जो है FeCl2 बनाता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है ना, तो अगला है मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जिंक जो है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हम इसमें सब में HCl के साथ अभिक्रिया क्यों करवाते हैं? क्योंकि HCl क्या है? ये एक अम्ल है, और अम्ल जो है कब हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जब वो H+ आयन डोनेट करेगा, इसमें H दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो आप कह सकते हो ये अम्ल है। ठीक है ना, तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बनता है जो कि लवण है एक, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके वही फंडा बनाता है, AlCl3 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस ये भी मुक्त करता है। अब आती है हमारी बहादुर धातुएं, कौन कौन सी? कॉपर, सिल्वर और मरकरी। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये हमारी बहादुर धातुएं हैं, हर किसी को मुंह नहीं लगाती। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और विचित्र बातें जानते हैं हमारी धातु के बारे में, अधातुओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट आता है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मतलब धातु जो है अन्य बहुत सारे धातु लवण होते हैं, उनके साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो चलिए देखें। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। ये धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि जो धातु बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी,
मतलब हर किसी के साथ मुंह लगाएगी, हर किसी के साथ जो है अभिक्रिया कर लेगी। जैसे हमने देखा नालायक धातुएं बहुत सारी थी ना, सोडियम पोटेशियम वो वाले, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसी को बताना मत। तो जो धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होगी उसको जो है कौन, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगी, मतलब हटा देगी। नालायक धातुएं जो हैं, जो अपनी कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको हटा देती है, उनकी जगह पे बैठ जाती है। तो देखते हैं कैसे बैठती है। तो मान लिया हमने धातु हमारे पास थी क और लवण विलयन था ख। तो लवण विलयन तो बन गया क और धातु बन गई ख, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये आयरन, मान लो ये धातु होगी आयरन, ठीक है। क्या कौन सी धातु हो गई, आयरन। या हमने सोडियम को ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम। तो यहाँ पर ले लिया हमने सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। और यार ऐसे समझ में ना आएगा, लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बराबर समझ में नहीं आएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए एक बार इसको लिखकर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखें। तो सबसे पहले धातु ले ली हमने, कौन सी, एक ले ली। चलिए पेन ले लेते हैं एक अपना अच्छा वाला हाई क्वालिटी का। तो सबसे पहले हमने लिया एक सोडियम, ठीक है। एक धातु कौन सी ली, सोडियम, जो कि बहुत अधिक सक्रिय होती है। हमने नालायक धातु है ना, तो हमने पहले ही देखा। प्लस जली एक विलयन कौन सा था, वो था AgCl, ठीक है, AgCl। ये हम फटाफट कर रहे हैं, कंकाली है ये, आप इसको बैलेंस कर देना। तो ये सोडियम क्या करेगी, इस बेचारी धातु जो कम क्रियाशील है इसको यहाँ से हटा देगी और खुद इसकी जगह पे आ जाके बैठ जाएगी। तो बन जाएगा NaCl प्लस Ag, अलग हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगी धातु। ये बोलेगी भाई हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हम तो अकेले ही रहेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, एक महंगी धातु है, ठीक है। तो चलिए वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अब आती है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील होगी उसको पहले रखेंगे और जो कम क्रियाशील होगी उसको बाद में रखेंगे। अवरोही क्रम का यही तो मतलब है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है ना। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। जो जितनी आगे धातु होगी ना वो उतनी अभिक्रियाशील ज़्यादा होगी। जैसे ये सबसे आगे है पोटेशियम, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु है। और ये गोल्ड, Au जो है गोल्ड का प्रतीक है, ये सबसे पीछे है, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, हर किसी को मुंह लगाती है, हर किसी के साथ बात करती हैं और हर किसी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगी। अब आती है जिंक, Fe आयरन, लेड, और जो है मध्यम अभिक्रियाशील है, मतलब ये किसी के साथ अभिक्रिया करती है और किसी के साथ नहीं भी करती है, ठीक है। इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ धातुएं हमारी हैं जो प्यारी धातुएं हैं, उनका नाम है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जो है हर किसी के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आता है धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया, मतलब हमने कोई धातु ली, उसकी अधातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या होता है वो इसमें देखते हैं हम। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है संयोजकता कोष, मतलब दोस्तों संयोजकता कोष होता क्या है, मतलब अपने कोई से भी तत्व हो उसके जो है पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। हमारे एक मैजिक नंबर है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कक्षा में 8, यदि 8 बराबर भरे हुए नहीं हैं तो वो जो है हर किसी के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है ना। ये आप डिटेल में पढ़ोगे अपने जो है अगला जो चैप्टर है आवर्त सारणी वाला उसमें, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा देख लो आप, तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। और दूसरा पॉइंट है धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से
इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। जैसे दोस्तों यदि दूसरी कक्षा में यदि जो है एक इलेक्ट्रॉन ही हमारे आता है तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो तत्व बाहर धकेल देता है, तो बाहर धकेलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धनायन बनाता है, मतलब उस पर जो है प्लस चार्ज लग जाता है। और धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। यदि 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होते हैं तो जो है वो धातु किसी से उधार लेती है एक इलेक्ट्रॉन, तो यदि उधार लेगी तो उस पर जो है माइनस का साइन लगेगा। जैसे हम देख लेते हैं Na, ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 11 पे सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरा। ठीक है ना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरा। अब तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, इसलिए या तो 8 पूरे भरो तीसरी कक्षा में या जो भी है उसको खाली कर दो, क्योंकि कोई भी जो है तत्व जो है तभी जो है बैलेंस रहेगा, तभी संतुलित चुपचाप बैठेगा जब उसके पास या तो कक्षा पूरी भरी होगी या पूरी खाली होगी। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, 7 तो भर नहीं सकता, इसलिए ये एक को धक्का मार के जो है बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकालना मतलब किसी को दूसरे को दान कर दिया इसने, तो जो है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो दान करना मतलब प्लस का साइन, तो इस पर प्लस लग गया Na+। ठीक है, और 2 8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये सोडियम धनायन बनाना मतलब बाहर निकालना, किसी को दान करना, धनायन बना। अब आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है इसमें कितने नंबर पे आती है, 17 नंबर पे। तो पहले कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में 7 भर दिए। ठीक है, अब तीसरी कक्षा पूरी बढ़ने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसके पास 7 हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले रही है। ठीक है, किसी से उधार ले रही है, तो ये अब हो गए 2 8 8। ठीक है, अब कक्षा पूरी भर गई और इस पर इसने एक उधार लिया, इस पर माइनस का साइन लग गया और इसमें ऋणायन बन गया। ठीक है, तो क्लोरीन ने सोडियम से एक उधार लिया था, तो ये सोडियम हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है ना ये दिख रहा है ना आपको, ये जो है सोडियम का है। ठीक है ना, तो ये क्रॉस क्रॉस वाले जो हैं ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो Na+ बढ़ गया और Cl- बढ़ गया। ठीक है, ये आप जो है डिटेल में जो है 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको एक बात बता देता हूँ मैं, आप 5th चैप्टर पढ़ने से पहले जो है 20 तक जो है एलिमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इसकी एक डिटेल जो है वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आयनिक यौगिक, मतलब आयनिक यौगिक क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब विपरीत आवेशित मतलब धनावेश और ऋणावेश मिलकर यदि मिल जाते हैं ना, तो बहुत ही दृढ़ बंध बनता है। ठीक है, और वो बंध बनेगा ना तो आयनिक यौगिक भी बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला भौतिक गुण प्रकृति कैसी होती है इनकी वो देखते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, कुछ कठोर भी होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। मतलब जो जितना ज़्यादा कठोर होता है ना तो उसको ज़्यादा हम पीटते हैं तो वो टूट कर मतलब भंगुर होना मतलब एकदम चूरा बन जाना। जब उसको मारते हैं पीटते हैं तो इसका एकदम चूरा बन जाता है, इसको बोलते हैं भंगुर। मतलब आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये पिघलते हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर जो है इनका क्वथन होता है। ठीक है, मतलब इनका उबलते बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। अब आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में घुलनशीलता, मतलब ये कितने घुलते हैं पानी में, कितने नहीं घुलते हैं वो देखते हैं। तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुल जाते हैं, केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाएंगे लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, अब आती है आयनिक यौगिकों के विद्युत चालकता की बात कि ये विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में तो विद्युत का चालन करते हैं। जब ये गले हुए होते हैं तब विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। क्योंकि दोस्तों जब पदार्थ जो है गलीय अवस्था में होता है तो उसमें जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं
और जब आयन स्वतंत्र होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन भी स्वतंत्र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होंगे तो वो भाग सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन भागता है ना तो विद्युत भी उसमें प्रवाहित होती है। लेकिन जब वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, तो एकदम उनके अणु बंधे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बंधे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकते, इसलिए जो है उनमें विद्युत का चालन भी नहीं होता। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका 10th का कोर्स जो है साइंस का एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।